हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पादप ऊतक को देखेंगे, प्लांट टिश्यू को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप स्वयं तैयारी कर रहे हो, आपने वीडियो पे क्लिक करा है, तो आप स्वयं इसको समझ सकते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेड प्रश्न हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। यदि आपने इसको टॉपिक को अच्छे से समझा है तो आप उन प्रश्नों का आराम से उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल सरल है। आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देखो, एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, या आपकी स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो गई, इसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, इसमें बताई गई चीजें यहीं पर याद करना है। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है और वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए आए इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको टॉपिक में बताई गई सभी चीजें याद होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, और कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हम लोग अभी देखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊतकों का अध्ययन। जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हिंदी में औतिकी। क्या कहते हैं? औतिकी कहते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में हिंदी में नहीं आता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिंदी में इस प्रकार से आपको लिख के देगा, हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। औतिकी एग्जाम में नहीं देता है हिंदी में, क्योंकि सभी को पता होता है, इसीलिए ये इंग्लिश में लिख के देता है हिस्टोलॉजी। तो जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो ऊतक होते हैं वो जंतु ऊतक भी हो सकते हैं, पादप ऊतक भी हो सकते हैं, एनिमल टिश्यू भी हो सकते हैं, प्लांट टिश्यू भी हो सकते हैं, लेकिन ऊतकों के अध्ययन को पूछा जाए क्या कहते हैं, तो आपको बताना है हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर प्लांट टिश्यू जो टॉपिक लेके रखा है, पादप ऊतक टॉपिक लेके रखा है, तो हम लोग देखेंगे कि प्लांट टिश्यू जो पादप ऊतक है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और आपको इनके इंग्लिश नाम याद रखना है, क्योंकि हिंदी में भी इंग्लिश नाम लिख के देता है। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश नाम लिख के देता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके आपको इंग्लिश नाम याद करना है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक होता है। क्या होता है? परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक होता है। तो पहला कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा कौन सा होता है? स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। तो आपको मेरे साथ में बोलना है, पहला कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतक ऊतक। क्या बोलते हैं? विभाज्योतक ऊतक। और दूसरा क्या होता है हिंदी में? स्थायी ऊतक। तो जो पौधों के ऊतक होते हैं, जो पौधों के टिश्यू होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक ऊतक और दूसरा होता है परमानेंट ऊतक। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक को हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतक ऊतक और परमानेंट टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी इसके तीन चीजें हैं। ठीक है, आपको ये तीनों इसकी याद करना है। पहला होता है एपिकल। पहला क्या होता है? एपिकल। ठीक है, आपको ये डायग्राम याद है तो आपके क्वेश्चन आपसे आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है एपिकल। एपिकल मतलब शीर्षस्थ, हिंदी में बोलेंगे शीर्षस्थ, इंग्लिश में होता है एपिकल। और इंग्लिश नाम से ही हिंदी में भी ये पूछा जाता है। सेम टू सेम आपको यहाँ पर जैसे एपिकल लिखा हुआ दिख रहा है, आपको एग्जाम में भी एपिकल लिखा हुआ ही दिखेगा। शीर्षस्थ बहुत ही कम आता है, और यदि आता है तो आपको इंग्लिश में करके देखना है कि शीर्षस्थ को क्या कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम होता है, उसका एपिकल कहते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक के अंदर पहला क्या आएगा? एपिकल मतलब शीर्षस्थ। ठीक है, दूसरा होता है लेटरल। क्या होगा? लेटरल। अभी इनको हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल खड़ी भाषा में, क्योंकि हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और जो भाषा बिल्कुल खड़ी होती है उसमें हमको समझ में आता था, और हम भी आपको उसी भाषा में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो एपिकल होता है वो मैंने आपको बता दिया, मेरिस्टेमेटिक ऊतक का पहला भाग है। अब लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा भाग है। क्या है? लेटरल। इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। ठीक है,
तो लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक, तो हिंदी में अंतर्वेशी बोलेंगे और इंग्लिश में इसका नाम होता है इंटरकैलेरी। क्या होता है? इंटरकैलेरी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट टिश्यू में हमने सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा एपिकल के साथ में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ही पढ़ा लेटरल, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने पढ़ा इंटरकैलेरी। तो तीन चीजें इसके अंदर होती है मेरिस्टेमेटिक ऊतक के अंदर, विभाज्योतक ऊतक के अंदर, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक ऊतक मतलब विभाज्योतक ऊतक, उसके अंदर हमने पढ़ा एपिकल, लेटरल और इंटरकैलेरी। मेरे साथ में बोलना है एपिकल, लेटरल, इंटरकैलेरी किसके अंदर आता है? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक के अंदर आता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी ऊतक, ये भी पौधों का ऊतक होता है, स्थायी ऊतक होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है, ये स्थायी होते हैं, ठीक है। और जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, विभाज्योतक ऊतक था, इसमें विभाजन होता है, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक जिसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे बिल्कुल डीप में देखेंगे। जो इसमें प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको यहीं पर रटना है उनको। तो देखो, स्थायी ऊतक की बात करें, परमानेंट टिश्यू की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल मतलब जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हो, सिंपल होगा, और जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे हमने गेहूं लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, एक गेहूं है, एक आपका बक्सा है, उसके अंदर आपके पास गेहूं है, ठीक है। तो आपको मैं बोलता हूं 1 किलो गेहूं निकालो, तो आप 1 किलो आराम से गेहूं निकाल के दे दोगे, क्योंकि एक ही प्रकार के हैं, उसमें गेहूं के ही दाने हैं। और एक बक्सा आपके पास, उसके अंदर गेहूं और चावल दोनों मिक्स है। अब मैं आपको बोलता हूं कि 1 किलो गेहूं निकालो, तो आप क्या करोगे? उसमें से गेहूं को अलग निकालोगे, चावल को अलग करोगे। कॉम्प्लिकेटेड वर्क है आपके लिए, वो कठिन काम है, क्योंकि वो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल होता है और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं सिंपल ऊतक, और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स बोलते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल के अंदर तीन चीजें आती है। सबसे पहले हमने पढ़ा है परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक, उसके अंदर हमने सिंपल पढ़ा। सिंपल के अंदर तीन चीजें आती है, एक तो आता है पेरेनकाइमा। क्या आता है? पेरेनकाइमा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पेरेनकाइमा में क्या क्या होता है, कौन से प्रश्न इसके पेरेनकाइमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल ऊतक के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरेनकाइमा। क्या होता है? पेरेनकाइमा। दूसरा होता है कोलेनकाइमा। क्या होता है? कोलेनकाइमा। और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग इसको ऐसा पढ़ेंगे कि आपको ये जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, तीन चीजें यहाँ पर हो गई। तो सिंपल ऊतक, सिंपल टिश्यू, जैसे पौधे के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं, इसमें सिंपल क्या होता है? तो सिंपल वाले में होगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। आपको सिंपल में तीन चीजें याद रखना है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे, मतलब जटिल के अंदर आ जाएंगे। तो जटिल में दो चीज होगी, एक तो होगा जाइलम, इसको दारू बोलते हैं तो एग्जाम में नहीं आता है, जाइलम नाम से ही आता है। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ये सभी को पता होता है कि जाइलम फ्लोएम पौधों के अंदर होते हैं। फ्लोएम को हिंदी में बोलते हैं बास्ट, तो ये भी एग्जाम में नहीं आता, फ्लोएम नाम से ही आता है, ठीक है। फिर से एक बार आपको डायग्राम बताता हूं। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तीन चीजें होती है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। अब आपको ध्यान रखना है कि जो स्थायी ऊतक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर तीन चीजें होती है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें होती है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आपको समझ में आया? अब मैं आपको यहीं पर इसको याद करवाऊंगा। तो देखो ये ब्लैंक पेज ले लिया मैंने। सबसे पहले मैं लिख देता हूं पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक होता है। दूसरा होता है स्थायी, स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। मेरिस्टेमेटिक के अंदर तीन प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है इसके अंदर? एपिकल। कौन सा होता है? एपिकल होता है।
दूसरा कौन सा होता है, लेटरल होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, इंटरकैलेरी होता है। कौन सा होता है, इंटरकैलेरी। तो मैंने आपको बताए थे कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक के अंदर तीन होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलेरी। फिर उसके बाद हमारी बात आई थी स्थायी ऊतक की। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो प्रकार के होते थे। सिंपल के अंदर तीन चीजें होती थी, एक होता था पेरेनकाइमा, दूसरा होता था कोलेनकाइमा और तीसरा क्या होता था, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तीन होते थे। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता था, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता था जाइलम और दूसरा क्या होता था, फ्लोएम। क्या होता था, फ्लोएम। तो आपको ये डायग्राम आप याद हो गया होगा। आपको हमेशा जीवन भर इसको अपने दिमाग में डायग्राम को उठा के बिल्कुल फिट करके रखना है, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में यह प्रश्न इतने इजी होते हैं कि आपको चार ऊतक दे देगा, चार ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा कि भाई इसमें से निम्न में से कौन पादप ऊतक नहीं है। तो आपको यही डायग्राम यदि याद है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एपिकल भी पादप ऊतक है, लेटरल भी है, इंटरकैलेरी भी, और तीनों मेरिस्टेमेटिक ऊतक के टाइप है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये भी पादप ऊतक है, जाइलम फ्लोएम भी पादप ऊतक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, आपको ये मालूम है। इसके अलावा पादप ऊतक नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर उसको, जो आपको पूछा जाएगा चार ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे। जो आपको इसमें से तीन नाम दिख जाएंगे तो आप इसको पहचान के चौथा नाम गलत बता दो कि ये नहीं है, ठीक है। या तो आपको ऐसा दे देगा कि निम्न में से कौन सा पादप ऊतक है, तो आप इसमें से पहचान जाओगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं आराम से समझा रहा हूं, और जिसको वाकई में परीक्षा निकालनी है, अपनी सरकारी नौकरी लेनी है, पक्की करनी है, तो उसके लिए कोई भी टाइम मायने नहीं रखता है, भले वो 10 घंटे लगातार पढ़ ले, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब हमारा आता है विभाज्योतक ऊतक, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमने अभी देखा है कि पौधों में जो ऊतक होते हैं, प्लांट के अंदर जो ऊतक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभाज्योतक ऊतक, और दूसरा होता है हमारा स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले विभाज्योतक ऊतक को देखते हैं कि होता क्या है। तो इसमें सूत्री विभाजन होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से यह प्रश्न बनता है कि विभाज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसा विभाजन होता है, तो सूत्री विभाजन होता है। सूत्री भी कैसा होता है, तो समसूत्री होता है। कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जो मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 6 किताब और साथ में इंटरनेट, ये 7 चीजों का योग है। ये 7 चीजों से मिलाकर मैंने ये बनाया हुआ है। जो नोट्स है ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, और इसमें से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप रेलवे की एग्जाम यदि 2018 में जो ग्रुप डी और एएलपी हुई थी, उसके यदि आप प्रश्न उठा के देखो, एसएससी की आप एग्जाम के प्रश्न उठा के देखो, तो आपको इन नोट्स के बाहर कोई भी जो प्रश्न है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 7 चीजों से बना हुआ जो ये है नोट्स है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो आप भारत में कोई सी भी एग्जाम देते हो, स्टेट लेवल की देते हो, सेंट्रल लेवल की देते हो, तो आपको आसानी से ये प्रश्न बनेंगे। तो जो विभाज्योतक ऊतक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें विभाजन कैसा होता है, समसूत्री होता है। इसको मिटोसिस या माइटोसिस भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विभाज्योतक ऊतक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके अंदर माइटोसिस या मिटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है कि विभाज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में समसूत्री विभाजन होता है। अब ये अवयस्क जीवित कोशिका के बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये जीवित कोशिका के बने होती है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसी होती है, इनकी कोशिका है, तो इनकी कोशिका होती है जीवित। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऊतक की कोशिका जीवित नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी जीवित होती है, तो आप आराम से उसको बता सकते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, विभाज्योतक ऊतक होता है, तो उसकी कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है। और इसका नाम ही है विभाज्योतक ऊतक। तो इसमें विभाजन होगा क्या, बिल्कुल इसके अंदर विभाजन होगा। तो पौधों के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है,
इसके अंदर विभाजन होता है क्या? बिल्कुल इसके अंदर विभाजन होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर विभाजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर विभाजन होता है क्या? बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर विभाजन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभाज्योतक ऊतक की कोशिका क्या जीवित होती है? बिल्कुल इनकी कोशिका जीवित होती है, यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब लिखा गया इनकी कोशिका छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए इसको लिख दिया है। सीधे मैं आपको बताता हूं कौन सी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कभी एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है और पूछने लायक भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं इनकी कोशिका भित्ति। इनकी कोशिका भित्ति इंग्लिश में बोलेंगे सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो एग्जाम में पूछा गया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योतक ऊतक की कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद बात आती है राजधानी। ठीक है, तो इनकी राजधानी छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि जो इनकी राजधानी होती है, इनकी जो कोशिका के अंदर राजधानी होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी कोशिका में जो राजधानी होती है वो बड़ी होती है कि छोटी होती है? तो छोटी होती है। अब इसके बाद आ रहा है अंतर कोशिकीय स्थान। अंतर कोशिकीय स्थान, तो अंतर कोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में यही की यही लाइन उठा के पूछ ली गई थी कि विभाज्योतक ऊतक के अंदर अंतर कोशिकीय स्थान कैसा होता है? कम होता है, ज्यादा होते हैं, नहीं होते? तो आपको बताना है अंतर कोशिकीय स्थान विभाज्योतक ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है अंतर कोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस इंग्लिश में बोलेंगे, तो इंटरसेलुलर स्पेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो पौधे का ग्रोइंग रीजन होता है, जहां से पौधे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो ग्रोइंग रीजन जो होता है उसको मेरिस्टेम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको मेरिस्टेम बोलते हैं। तो जो पौधे का ग्रोइंग रीजन होता है, जैसे पौधे जहां भी बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो जो पौधे बढ़ते हैं तो किसके कारण बढ़ते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पौधे बढ़ते किस ऊतक के कारण है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण वो बढ़ते हैं। तो ग्रोइंग रीजन में को क्या कहते हैं? तो मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। इसमें विभाजन जीवन भर होता है भाई, ये जब तक जो ऊतक होते हैं इसमें, जब तक ये ऊतक जीवित है, जब तक इसके अंदर विभाजन होते रहता है। अब देखो इनकी जो भित्ति होती है मतलब कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, ये होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस मतलब एक सार होती है। कैसी होती है? एक सार होती है और पतली होती है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, होमोजीनियस होती है मतलब एक सार होती है और पतली होती है। तो एक बार रिवीजन करेंगे। विभाज्योतक ऊतक, इसमें सूत्री विभाजन होता है। कौन सा सूत्री? समसूत्री होता है। इंग्लिश में बोल देंगे माइटोसिस या मिटोसिस विभाजन होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या विभाजन होता है? बिल्कुल इसमें कोशिका का विभाजन होता है। इनकी कोशिका जीवित रहती है कि मरी हुई रहती है? तो जीवित रहती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो भाई सेलुलोज की बनी होती है। इनमें राजधानी छोटी होती है कि बड़ी होती है? तो छोटी होती है। क्या इसमें अंतर कोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं? नहीं होते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? तो ये ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं। ग्रोइंग रीजन को क्या बोलते हैं? इसके मेरिस्टेम कहते हैं। इसमें विभाजन जीवन भर होता है? बिल्कुल होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल होमोजीनियस मतलब एक सार और पतली होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको विभाज्योतक ऊतक अच्छे से समझ में आया है। और यदि ये अभी याद नहीं हुआ है तो इसको एक बार फिर से देख लो तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, यही याद करना है, बाद में कोई चीज याद नहीं होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभाज्योतक ऊतक के अंदर ही एक आता है एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में इसका नाम याद रखना है क्योंकि इंग्लिश में ही पूछा जाता है, इंग्लिश में हिंदी बना के आपको वो दे देते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो जड़ और तने के शीर्ष भाग में होता है। यही प्रश्न रेलवे में पूछा गया था और लाइन भी नहीं चेंज की, सिर्फ यही पूछा है कि जड़ और तने के शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक होता है। तो कौन सा होता है?
एपिकल मेरिस्टेम होता है। कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टेम होता है जड़ और तने के शीर्ष भाग में। कौन सा होता है? जैसे जड़ होती है ये, मतलब जैसे एक पौधा है और इसकी जड़ जा रही है, तो जड़ का ये शीर्ष भाग होगा, ठीक है। जड़ का जो शीर्ष भाग होगा उसमें कौन सा होगा? तो उसमें एपिकल मेरिस्टेम होगा। और जो पौधे का ये तने निकला है, ये जो तना निकला हुआ है, तने के शीर्ष भाग, तने के मतलब बिल्कुल आगे वाला भाग, तो उसमें कौन सा ऊतक होगा? तो उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम होगा। तो जड़ और तने के शीर्ष भाग में, जड़ और तने के शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष भाग में होता है जड़ और तने के। सेम टू सेम यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये पौधे में प्राथमिक वृद्धि करता है, तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक वृद्धि मतलब लंबाई में वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि मतलब लंबाई में वृद्धि। आपको मात्राओं पर ध्यान नहीं देना है, क्या लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपके लिए क्या यहाँ पर जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से कुछ चीजें मिल रही है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको अच्छे से याद करना है और उसका आपको एग्जाम में फायदा उठाना है, ठीक है। तो प्राथमिक वृद्धि मतलब लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि कौन करता है? तो एपिकल मेरिस्टेम करता है। कौन करता है? कौन सा ऊतक करता है? एपिकल मेरिस्टेम करता है लंबाई में वृद्धि। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जड़ और तने के शीर्ष भाग में क्या मिलेगा? तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू मिलेगा। प्राथमिक वृद्धि कौन करेगा? लंबाई में वृद्धि कौन करेगा? तो ये भी एपिकल मेरिस्टेम करेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया। इससे कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर परमानेंट टिश्यू बनाती है। तो मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसकी कोशिका जब विभाजित हो जाती है और उसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं, ठीक है। कब बनते हैं? जब इसमें विभाजन की शक्ति खत्म हो जाती है। तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने इसके अंदर लिख दिया है। एक तो ये एग्जाम में पूछा जाता है और दूसरा वाला एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक वृद्धि या लंबाई में वृद्धि किससे होती है? तो एपिकल मेरिस्टेम से होती है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं? एपिकल को बोलते हैं, लेटरल को बोलते हैं या इंटरकैलरी को बोलते हैं? तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राथमिक विभाज्योतक ऊतक किसे कहते हैं? तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके कहेंगे? तो ये कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम को कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे यहीं की यहीं। जड़ और तने में कौन सा ऊतक मिलेगा? तो एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। प्राथमिक वृद्धि या लंबाई में वृद्धि कौन करेगा? तो एपिकल मेरिस्टेम करेगा, ठीक है। और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहेंगे? तो ये भी एपिकल को कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम। अब जो लेटरल मेरिस्टेम है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो इसमें आपको पहली लाइन दिख रही है, जड़ और तनों की मोटाई में वृद्धि, तो यही की यही एग्जाम में पूछा गया था। और आपको यदि विश्वास नहीं हो तो आप रेलवे ग्रुप डी का 2018 का पेपर उठा के देख सकते हैं। एसएससी का आप कोई भी पेपर उठा के देखो 2018-19 में जो हुए हैं उसमें यह प्रश्न रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। यही की यही यदि प्रश्न रिपीट नहीं हुआ हो तो वीडियो को आप बिल्कुल डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप स्वयं तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा और आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन आपको टॉपिक वाइज इसको आपने यदि नहीं पढ़ा है तो आपको ऑब्जेक्टिव याद होते हैं, लेकिन वो जैसे 90 पढ़ेंगे 100 पढ़ेंगे तो लगभग 60-70 याद होते, 30 एक भूल जाते हैं, ठीक है। तो जड़ और तनों की मोटाई, जड़ और तने के गहरे कौन इसमें वृद्धि कौन करता है? तो इसमें करता है लेटरल मेरिस्टेम। कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। यही की यही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, इसको याद कर लेना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जड़ और तनों की मोटाई में वृद्धि कौन करता है? तो तनों की मोटाई में वृद्धि, पहला वाला हमारा एपिकल क्या कर रहा था? लंबाई में वृद्धि कर रहा था। और यहां पर अपना लेटरल क्या कर रहा है? पार्श्व। लेटरल को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? ये मोटाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है। एग्जाम में यही की यही पूछा जाता है। द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो किसके कारण होती है? लेटरल के कारण होती है। प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलेंगे?
लंबाई में वृद्धि को प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे, मोटाई में वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक वृद्धि किससे होती है, तो ये होती है लेटरल मेरिस्टेम से, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। इससे संवहन ऊतक बनते हैं। तो जो संवहन ऊतक होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो किससे बनते हैं, तो वो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम से बनते हैं। जब लेटरल मेरिस्टेम अपनी विभाजन की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसको खो देता है, तो क्या बनता है, संवहन ऊतक बनता है। ठीक है, जैसे जाइलम फ्लोएम, ये एक संवहन ऊतक है। जाइलम जो होता है वो पानी और जो खनिज लवण होते हैं उसको ऊपर ले आता है, और जो फ्लोएम होता है वो जो भोजन होता है उसको दूसरी जगह ले आता है। तो संवहन ऊतक हुए कि नहीं हुए। तो वेस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक किसके बनते हैं, तो ये बनते हैं लेटरल मेरिस्टेम से। एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संवहन ऊतक किसके बनेंगे, तो लेटरल मेरिस्टेम के बनेंगे, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के बनेंगे। इंग्लिश नाम आपको ध्यान रखना है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में जो इंग्लिश नाम है इसको ही हिंदी में लिख के देते हैं। ठीक है, तो आप वहां पर एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और कुछ कर ही नहीं सकते ना, आपको मालूम है कि एक बार एग्जाम हो गई उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू किसके बनते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेम से बनते हैं। अब एग्जाम्पल आप इसके देख लो। वेस्कुलर टिश्यू मतलब संवहन ऊतक में स्थित कैम्बियम और छाल के नीचे का कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम का उदाहरण है। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे कि कैम्बियम क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है और ये कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो वेस्कुलर टिश्यू में स्थित कैम्बियम के अंदर देखने को मिलेगा, और छाल के नीचे के कैम्बियम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम का ये उदाहरण है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। तो भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। तो इसका एक रिवीजन करेंगे। जड़ और तने की मोटाई में कौन वृद्धि कर रहा है, तो लेटरल कर रहा है। कौन कर रहा है, लेटरल मेरिस्टेम कर रहा है। द्वितीयक वृद्धि मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कौन कर रहा है, मोटाई में वृद्धि कौन कर रहा है, तो लेटरल मेरिस्टेम कर रहा है। संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू किससे बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम से बन रहे हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ऊतक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहेंगे, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यह ऊतक कहां पाया जाएगा, स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाएगा। तो यही लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, स्थायी ऊतक के बीच में पाया जाने वाला ऊतक का नाम क्या है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक जो कि स्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है। पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व में इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि पत्तियों के आधार में या टहनी के इंटरनोड में दोनों ओर पाए जाएंगे। मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, अब एपिकल मेरिस्टेम का ही भाग होता है। तो जो इंटरकैलरी होता है ना, ये एपिकल शीर्षस्थ विभाज्योतक का ही भाग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्थायी ऊतक बीच में आ जाने के कारण अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये स्थायी ऊतक, यहां पे ये स्थायी ऊतक। ठीक है, और बीच में क्या आ गया, एपिकल आ गया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे इंटरकैलरी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गन्ना सभी ने देखा है, बांस देखा होगा सभी ने। तो इनके बीच में जो नोड रहते हैं, आपने देखा गन्ने के बीच में से नोड रहते हैं ना, बांस, गन्ना, गेहूं। ठीक है, इनमें क्या रहता है, गुलाब, इनमें से नोड रहते हैं। तो नोड में क्या होता है, यहां पर परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं। यहां पर क्या हो जाता है, परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो ऊतक रहेगा यहां पर, ये कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा इंटरकैलरी। कौन सा रहेगा, इंटरकैलरी रहेगा। जैसे आपने गुलाब देखा होगा, तो गुलाब का पौधा इस प्रकार से लगता है, उसमें भी इस प्रकार की गठाने आ जाती है, गांठ आ जाती है। ठीक है, नोड आ जाते हैं। तो नोड के पास से ही वो अगले जो टहनी होती है वो निकलती है। तो यहां पर क्या होता है कि जो अपना एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम के बीच में स्थायी ऊतक आ जाते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं। तो उसके बाद में ये दूसरी साइड से अपना जो टहनी होती है वो निकलना प्रारंभ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है,
जो भी इस प्रकार के गांठ वाले आए, नोड वाले जो पौधे आते हैं, उसके अंदर कौन सा ऊतक मिलता है, तो उसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। जैसे घास को जो जानवर होते हैं ये खा लेते हैं, तो घास को खाने के बाद ऊपरी हिस्सा तो इनका चले गया, जो इनका एपिकल मेरिस्टेम था वो तो जानवर खा गए। अब इसके बाद ये बड़े कहां से होगी, घास बढ़ेगी कहां से, तो ये नोट के पास से इसकी दूसरी टहनी निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो घास होती है इसके अंदर कौन सा मिलता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलता है। यदि जानवर ऊपर का एपिकल मेरिस्टेम खा गए तो इंटरकैलरी से दूसरी टहनी निकल के फिर वो बड़ा होने लग जाएगी। ठीक है, घास का पौधा फिर बड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि स्थायी ऊतक बीच में आ जाता है तो कौन सा ऊतक वहां पर रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, पत्तियों के आधार में और टहनियों के इंटरनोड में दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल का ही एक भाग होता है, कौन सा होता है एपिकल का भाग, तो इंटरकैलरी जो होता है एपिकल का ही एक भाग होता है। लेकिन बीच में क्या होता है, स्थायी ऊतक आ जाते हैं। बीच में क्या आता है, स्थायी ऊतक आ जाता है, जिसके कारण ये एपिकल से अलग हो जाता है। और घास के नोड में क्या मिलेगा आपको, जैसे घास हो गया, गन्ना हो गया, बांस हो गया, इसमें आपको क्या मिलेगा, मक्का हो गया, तो इसमें आपको मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने अभी 3 चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पादप ऊतक देखे। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक होता है, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने 2-3 चीजें देखी है। पहला होता है हमारा एपिकल, दूसरा होता है हमारा लेटरल, तीसरा होता है हमारा इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये हमने तीनों अभी देख लिए। अब आगे देखते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो स्थायी ऊतक होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही वृद्धि से इनका निर्माण होता है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। विभाजन नहीं होगा तो परमानेंट हो ही जाएगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वृद्धि से ही निर्माण होता है स्थायी ऊतक का। ठीक है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो कौन से ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो जो परमानेंट टिश्यू होता है, स्थायी ऊतक होता है, इसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो विभाजन की क्षमता किसमें नहीं होगी, तो ये स्थायी ऊतक के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। परमानेंट टिश्यू के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती। किसमें नहीं होती है विभाजन की क्षमता, तो ये परमानेंट टिश्यू में नहीं होती। किसमें, परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका का आकार निश्चित होता है। भाई जब विभाजन नहीं होगा तो कोशिका का आकार निश्चित होगा। क्यों बड़ी होगी, क्यों छोटी होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऊतक में कोशिका का आकार निश्चित रहता है, तो स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू के अंदर कोशिका का आकार निश्चित होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो भाई कोशिका का आकार निश्चित किसमें होता है, तो परमानेंट टिश्यू के अंदर होता है। मृत या जीवित दोनों होते हैं। तो हमारा जो हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो केवल और केवल जीवित हो रहे थे, और जो स्थायी ऊतक होते हैं ये मरे हुए भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये मृत भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को चाहे 10 लोग देखो, 20 लोग देखो, 10,000 देखो, 20,000 देखो, लेकिन आप देख रहे हो तो आपको इसका फायदा होना चाहिए। आपको जो चीज बता रहा हूं ये आपको, यदि यहां पर इसको देख ली, यहां पर इसको याद कर लिया, तो ये मान के चलो कि आपको एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जो स्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये मरे हुए भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं। इनकी जो राजधानी होती है बड़ी बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है। हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था इसकी राजधानी कैसी होती थी, छोटी होती थी, और जो परमानेंट टिश्यू है इसकी राजधानी कैसी होगी, बड़ी होगी। कैसी होगी, बड़ी होगी। अब जो स्थायी ऊतक होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये एपिकल और इंटरकैलरी से बनता है। किससे बनता है, एपिकल और इंटरकैलरी। अपना जब विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या बनता है, प्राथमिक स्थायी ऊतक बनता है। प्राथमिक स्थायी ऊतक, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्राथमिक स्थायी ऊतक जो कि पौधों में होता है ये किससे बनता है, तो एपिकल
और इंटर कैलोरी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, एपिकल और मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम से बनता है। किससे बनता है? एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम से बनता है। जब ये विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो प्राथमिक स्थायी ऊतक बनता है। अब द्वितीयक स्थायी ऊतक की हम लोग बात करें, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की हम लोग बात करें, तो ये लेटरल मेरिस्टेम से बनता है। किससे बनता है? लेटरल मेरिस्टेम से बनता है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखना है कि यदि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की बात करता है, प्राथमिक स्थायी ऊतक की बात करता है, तो एपिकल और इंटर कैलोरी दोनों बोल दो। ठीक है, पहला और तीसरा दोनों बोल दो। और द्वितीयक सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की बात करता है तो लेटरल मेरिस्टेम। तो एक बार रिवीजन करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो कौन सा ऊतक बनता है? तो स्थायी ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक बनता है? स्थायी ऊतक बनता है। इसमें विभाजन होता है क्या स्थायी ऊतक में? तो इसमें विभाजन नहीं होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। कोशिका का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है इसमें। ठीक है, जो स्थायी ऊतक होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, इसमें कोशिका का आकार कैसा होगा? निश्चित होगा। अब ये जीवित होती है कि मृत होती है? तो दोनों हो सकती है। ठीक है, जीवित भी हो सकती है, मृत भी हो सकती है। अब उसके बाद आता है इनकी जो राजधानी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। तो इनकी राजधानी कैसी होती है? बड़ी होती है। अब प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, तो ये किसके बनते हैं? तो एपिकल और इंटर कैलोरी दोनों से मिलकर बनते हैं। जब अपनी एपिकल और इंटर कैलोरी जब अपनी विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो प्राथमिक स्थायी ऊतक बनते हैं। द्वितीयक स्थायी ऊतक, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ये कैसे बनेंगे? तो ये लेटरल मेरिस्टेम से बनता है। किससे बनता है? लेटरल मेरिस्टेम से बनता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल टिश्यू, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यू मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। सिंपल टिश्यू मतलब सिंपल होना ही चाहिए। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले टिश्यू क्या कहते हैं? ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सरल ऊतक। क्या बोलते हैं? सरल ऊतक, मतलब सिंपल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू के अंदर तीन चीजें थी, हमने पढ़ा था, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा को हिंदी में कहते हैं मृदुतक। क्या कहते हैं? मृदुतक, मतलब पेरेनकाइमा। ठीक है, तो पेरेनकाइमा आपको नाम याद रखना है। मृदुतक नाम से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये किस नाम से पूछा जाता है? पेरेनकाइमा के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा आपका जो है, इसमें कोशिका कैसी होगी? जीवित होगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। यही तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि आपको डायरेक्ट पूछेगा कि पेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है, तो आपको बताना जीवित होती है। आपको पूछेगा कोलेनकाइमा की कैसी होती है, आपको पूछेगा स्क्लेरेनकाइमा की कैसी जीवित होती है कि मृत होती है। यही यहाँ से प्रश्न बनते। मैं आपको जितने बता रहा हूं उतने ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पेरेनकाइमा में कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, यह पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। तो जो हमारा जो प्लांट ऊतक होते हैं, पादप ऊतक होते हैं, इनकी लगभग सभी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन आपको जब मैं स्क्लेरेनकाइमा पढ़ाऊंगा तो वहां पे सेलुलोज की नहीं बनेगी, वहां पे लिग्निन की बनेगी। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, वैसे सभी में सेलुलोज होगा और एक में अलग होगा। ठीक है, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इनकी कोशिका जो पेरेनकाइमा होता है, कैसा होता है? पेरेनकाइमा, बोलना भी है साथ में। पेरेनकाइमा की कोशिका कैसी होती है? तो जीवित होती है। तो जल्दी से बोल के बताओ, पेरेनकाइमा की कोशिका कैसी होती है? तो जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। ठीक है, इसमें इंटर सेलुलर स्पेस होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक, तो उसके अंदर इंटर सेलुलर स्पेस नहीं था। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पेरेनकाइमा, तो पेरेनकाइमा के अंदर इंटर सेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय स्थान होता है। ठीक है, तो पेरेनकाइमा के अंदर अंतर कोशिकीय स्थान होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। तो पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा इंटरसेलुलर स्पेस पेरेनकाइमा के अंदर? बिल्कुल होगा। अब उसके बाद आती है राजधानी। राजधानी इसकी बड़ी होती है। भाई सीधी सी बात है, हमने अभी परमानेंट टिश्यू पढ़ा, परमानेंट टिश्यू के अंदर ही सिंपल ऊतक आता है और सिंपल ऊतक के अंदर ही पेरेनकाइमा आता है। तो जब परमानेंट टिश्यू के अंदर
राजधानी बड़ी होगी तो क्या पेरेनकाइमा में छोटी होगी? क्या बड़ी होगी ना। तो पेरेनकाइमा की जो राजधानी होती है वो भी बड़ी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। नए तने, नए पत्ते और जड़ के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि नए पत्ते, जड़, पत्ती और तने, ठीक है, इसके जो एपिडर्मिस होता है और जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा पेरेनकाइमा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना कि नए तने, पत्ते और जड़ के एपिडर्मिस, क्या होगा? एपिडर्मिस, और साथ में कॉर्टेक्स में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो यह है पेरेनकाइमा। तो नए पत्ते, तने, जड़ के एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में, एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में कौन सा ऊतक पाया जाएगा? तो पेरेनकाइमा पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? पेरेनकाइमा पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? तो नए तने, पत्ते, जड़ के एपिडर्मिस और किसमें? कॉर्टेक्स में। किसमें? एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में कौन सा ऊतक पाया जाएगा? तो पेरेनकाइमा पाया जाएगा, ठीक है। जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जब इसके अंदर पेरेनकाइमा में जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इन्हें क्लोरेनकाइमा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लोरेनकाइमा बोल देंगे। जैसे पत्तियों में, तो जब पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल मिलेगा तो उसको बोल देंगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोल देंगे? क्लोरेनकाइमा। क्या बोल देंगे? क्लोरेनकाइमा। जब इसके अंदर सीधी सी बात है कि क्लोरोफिल मिलेगा तो क्लोरेनकाइमा बोल दो। जब इसके अंदर एयर स्पेस मिलेगा, ठीक है, वायु स्थान मिलेगा, तो एयर स्पेस मिलेगा तो इसको बोल दो एरेनकाइमा बोल दो। क्या बोलना है इसको? एरेनकाइमा बोलना है, ठीक है। जब इसके अंदर एयर स्पेस मिलेगा तो उसको एरेनकाइमा बोल दो। जैसे जो आपने देखा होगा, ऐसे पौधे भी आते हैं जल के ऊपर तैरते हैं, ठीक है, तो जल के ऊपर तैरते हैं तो उसके अंदर एयर स्पेस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जल के ऊपर तैरने वाले जो पौधे होते हैं उनके पेरेनकाइमा में एयर स्पेस मिलता है। जल के ऊपर तैरने वाले पौधों के जो पेरेनकाइमा होता है उसके अंदर क्या मिलेगा? तो एयर स्पेस मिलेगा। इसीलिए उनके अंदर क्या मिलेगा हमको? एरेनकाइमा मिलेगा। क्या मिलेगा? एरेनकाइमा। तो जल के ऊपर तैरने वाले पौधों के पेरेनकाइमा में क्या मिलेगा? एयर स्पेस मिलेगा। इसलिए हम उन पौधों के पेरेनकाइमा को क्या कह देंगे? एरेनकाइमा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एरेनकाइमा बोल देंगे। एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण कौन करता है? तो पेरेनकाइमा करता है। तो एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण कौन करता है? तो पेरेनकाइमा करता है। यही लाइन एग्जाम में उठ के आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण कौन करेगा? तो पेरेनकाइमा करेगा। भोजन का संचय करता है, स्टोरेज रीजन भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भोजन जो पौधे बनाते हैं इसका संचय कौन करता है? तो इसका संचय करता है पेरेनकाइमा। कौन करता है? पेरेनकाइमा। तो स्टोरेज रीजन भी कौन होता है? पेरेनकाइमा होता है। तो आपको ध्यान रखना है भोजन का संचय कौन करता है? पेरेनकाइमा करता है। कौन करता है? पेरेनकाइमा करता है। अब आते हैं उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन और टेनिन को भी संचित करता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है कि उत्सर्जित पदार्थ गोंद, रेजिन, टेनिन को कौन संचित करता है? तो यह पेरेनकाइमा संचित करता है। इंटरसेलुलर स्पेस में गैसों का विनिमय होता है। क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। किसमें होता है? इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। तो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर गैसों का विनिमय होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपको पेरेनकाइमा में ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। 6 किताबों का निचोड़ है, साथ में इंटरनेट का निचोड़ है, और इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। और यदि पूछा जाए तो मतलब अपनी किस्मत खराब है, ठीक है। और जहां तक है नहीं पूछेगा, 99% यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोशिकाएं कैसी होती है पेरेनकाइमा की? रिवीजन कर रहे हैं तो कोशिकाएं जीवित होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनती है? तो सेलुलोज की बनती है। क्या इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है? अंतर कोशिकीय स्थान मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इनकी राजधानी छोटी होती बड़ी होती है? तो बड़ी होती है। ये नए पत्ते, तने और जड़ के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है क्या? तो बिल्कुल एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसमें जब क्लोरोफिल होगा तो इसको क्लोरेनकाइमा बोल देंगे, जब एयर स्पेस होगा तो एरेनकाइमा बोल देंगे। क्या ये इसका जो एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है? बिल्कुल एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है।
भोजन का संचय करता है, स्टोरेज रीजन इसको कहते हैं। बिल्कुल ये भोजन का संचय करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेरेन्काइमा होता है ये भोजन का संचय करता है। उत्सर्जित पदार्थ गोंद, रेजिन, टेनिन को भी संचित करता है क्या? बिल्कुल पेरेन्काइमा करता है। इंटरसेलुलर स्पेस में गैसों का विनिमय होता है क्या? इसमें विनिमय होता है, बिल्कुल होता है। गैसों का आदान प्रदान इसके अंदर होता है इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। तो ये था हमारा पेरेन्काइमा। आपको अच्छे से ये याद हो गया होगा। इसको 2-3 बार आपने यदि पढ़ लिया तो जीवन भर आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, यदि आपको लग रहा है वीडियो आपके काम का है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अभी आगे और पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, नहीं भी लाइक करो चलेगा, लेकिन याद जरूर कर लेना। ठीक है, अब आता है स्थूल कोण। अब देखो हिंदी में कितना भयानक नाम है, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, तो इंग्लिश में कोलेनकाइमा। क्या है? कोलेनकाइमा। और इंग्लिश में लिख देगा, ऐसा लिख के दे देगा कोलेनकाइमा। ठीक है, ये स्थूल कोण वगैरह नहीं आते अब पेपर में। ठीक है, इंग्लिश में आते, इसलिए इंग्लिश का ही बायो, मैक्सिमम बायो आप जो पढ़ रहे हो तो उसके इंग्लिश नाम भी आपको याद करते हुए चलना है। क्योंकि यदि हम उसको याद नहीं करेंगे, बोलेंगे यार ये कठिन नाम है, और यदि एग्जाम में पूछ लिया वही, ठीक है, हिंदी में ऐसा कि ऐसा पूछ लिया, जैसे कोलेनकाइमा इंग्लिश में लिखा और हिंदी में ऐसा लिख के देगा, हम लोग कर क्या सकते हैं? वहां कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सिवाय उसको तुक्का लगाएंगे। यदि माइनस मार्किंग नहीं हो तो तुक्का लगा देंगे, और यदि हो तो फिर अपने विवेक के ऊपर है, लगाना नहीं लगाना है। ठीक है, तो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इंग्लिश में नाम याद रखना है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा, अब यही की यही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, यही की ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि इनकी कोशिका, किसकी कोशिका लंबी, जीवित और कोनों पर मोटी, राजधानी युक्त तो ठीक है, ये नहीं पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था किनकी कोशिकाएं लंबी, जीवित और कोनों पर मोटी होती है। तो ये होता है कोलेनकाइमा। क्या होता है? कोलेनकाइमा। ठीक है, किनकी कोशिकाएं लंबी, जीवित और कोनों पर मोटी होती है। तो भैया आपने देखा होगा जो थोड़े मोटे लोग हो जाते हैं तो आप उनको बोल सकते हो कोलेनकाइमा। क्या बोल सकते हो? उन लोग को आप बोल सकते हो कोलेनकाइमा, जिनके पेट बाहर निकल रहे साइड से। ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हैं कोलेनकाइमा। ठीक है, तो कोशिकाएं लंबी मतलब लंबे होना चाहिए, जीवित तो रहेंगे। ठीक है, साथ में कोनों पर कैसे रहेंगे? मोटे रहेंगे, तो उनको आप क्या बोलोगे? कोलेनकाइमा। ठीक है, तो कोशिका लंबी होना चाहिए, जीवित होना चाहिए और कोनों पर मोटी होना चाहिए, तभी आप उसको कोलेनकाइमा बोल पाओगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कोनों पर मोटी होती है तो क्यों मोटी होती है? तो भैया वो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण कोशिकाएं कोनों पर मोटी हो जाती है। तो कोनों पर कोशिका क्यों मोटी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण कोनों पर ये मोटी हो जाती है। तो कोलेनकाइमा की कोशिका लंबी, जीवित और कोनों पर मोटी होती है। और मोटी क्यों होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? सेलुलोज और पेक्टिन के कारण होती है। क्या इसमें क्लोरोफिल होता है? तो इसमें क्लोरोफिल होता है। तो कोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है, आपको चीज ध्यान रखना है। हमारा जो कोलेनकाइमा है इसके अंदर, कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल होगा, आपको ये चीज ध्यान रखना है। यह ऊतक पौधों के नए भागों में मिलता है। तो पौधों के नए भागों में कौन सा ऊतक मिलता है? तो कोलेनकाइमा मिलता है। पौधों के नए भागों में कौन सा ऊतक मिलेगा? तो ये कोलेनकाइमा मिलता है। ये एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते, एक तो ये पूछा जाएगा, दूसरा ये पूछा जाएगा। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोशिका लंबी, जीवित और कोनों पर मोटी होती है, तो किसमें? कोलेनकाइमा में होती है। कोलेनकाइमा की जो कोशिका होती है ये मोटी क्यों होती है कोनों पर? तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण होती है। इसमें क्लोरोफिल होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये ऊतक पौधों के नए भागों में मिलता है, बिल्कुल नए भागों में मिलता है, जड़ों में नहीं मिलता। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऊतक जड़ों में नहीं मिलता? तो जड़ों में नहीं मिलने वाला ऊतक का नाम है कोलेनकाइमा। क्या है? कोलेनकाइमा जड़ों में नहीं मिलता है। कौन सा ऊतक जड़ों में नहीं मिलता है? तो कोलेनकाइमा जड़ों में नहीं मिलता है। तने के एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। तो तने के एपिडर्मिस में क्या मिलेगा? तो अभी हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा मिलेगा, लेकिन एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा? तो एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा मिलेगा। एपिडर्मिस में पेरेन्काइमा, एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा? कोलेनकाइमा। ठीक है, आपको समझ में आया। और कौन जड़ों में नहीं मिलेगा? तो जड़ों में नहीं मिलता है कोलेनकाइमा। कौन नहीं मिलता है? कोलेनकाइमा जड़ों के अंदर नहीं मिलता है। आपको समझ में आया होगा। पौधों को यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो पौधों को यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? तो ये कोलेनकाइमा करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रदान करता है? तो कोलेनकाइमा करता है।
यह लचीला होता है, इलास्टिक होता है। कैसा होता है? लचीला होता है, इलास्टिक होता है। जब हवा चलती तो पौधा कभी ऐसा करता है, फिर ऐसा करता है, फिर ऐसा करता है, तो गिरता है क्या? नहीं गिरता है, वापस अपनी मेन पोजीशन में आ जाता है। और यदि ज्यादा ही हवा चल जाए तो फिर वो गिर जाता है, तो कोलेन कायमा भी वहां पे काम नहीं आता है। ठीक है, तो पौधों में यांत्रिक शक्ति पौधों को कौन देता है? तो ये देता है कोलेन कायमा। पौधों को लचीला कौन बनाता है? तो कोलेन कायमा बनाता है। कौन बनाता है? कोलेन कायमा बनाता है। तो आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। कोशिका लंबी, जीवित, कोनों पर मोटी, तो किसमें होगी? ये कोलेन कायमा में होगी। और मोटी क्यों होगी कोनों पर? तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण होगी। क्या इसमें क्लोरोफिल मिलता है कोलेन कायमा में? तो कोलेन कायमा में क्लोरोफिल मिलता है। यह कौन सा ऊतक पौधों के नए भागों में मिलता है? तो कोलेन कायमा मिलता है। जड़ों में कौन सा ऊतक नहीं मिलता है? तो कोलेन कायमा नहीं मिलता है। एपिडर्मिस के नीचे, तने के एपिडर्मिस के नीचे कौन सा ऊतक मिलेगा? तो ये मिलेगा कोलेन कायमा। यांत्रिक शक्ति कौन देगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देगा? तो ये देगा कौन? कोलेन कायमा। कौन सा ऊतक लचीला होता है? तो कोलेन कायमा इलास्टिक होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं। अब आता है दृढ़ ऊतक। क्या आता है? दृढ़ ऊतक। दृढ़ आप खुद ही समझ गए होंगे। दृढ़ ऊतक मतलब स्क्लेरेन कायमा। क्या होता है? दृढ़ मतलब कठोर। ठीक है, तो स्क्लेरेन कायमा। तो स्क्लेरेन कायमा को दृढ़ ऊतक कहते हैं। अब देखो, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, तो आपको ये पेपर में पूछा जाता है। अभी मैंने आपको जितने ही पढ़ा है सबकी कोशिकाएं कैसी थी? जीवित थी। लेकिन जो स्क्लेरेन कायमा होता है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? इसकी कोशिकाएं मरी हुई होती है। जो स्क्लेरेन कायमा होता है ना, आपने पौधे के जो आम का पौधा देखा हो, मतलब आम का पेड़ देखा होगा, पौधा तो नहीं बोल सकते, आपने आम का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, उसके बाहर आपको जो काली कलर की, चॉकलेटी कलर की जो आपको जो छाल दिखती है, वही तो आपका दृढ़ ऊतक है, वही तो आपका स्क्लेरेन कायमा है। तो वो मरा हुआ रहता है। कैसा रहता है? वो कोशिका, उनकी कोशिका कैसी रहती है? मरी हुई होती है, इसलिए वो कड़क हो जाती है, कठोर हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन कायमा की कोशिकाएं कैसी होती है? मरी हुई होती है। कैसी होती है? मरी हुई होती है। जो स्क्लेरेन कायमा होता है, दृढ़ ऊतक होता है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। केवल और केवल स्क्लेरेन कायमा ही अभी हमने पढ़ा हुआ है जिसकी कोशिकाएं मृत होती है। लेकिन हमने शुरुआत से जो चीजें पढ़ी है सबकी क्या थी? जीवित थी। ठीक है, मृत होती है, लंबी भी होती है, सक्रिय होती है, तथा कोनों, दोनों सिरों पर, मतलब कोने पर नुकीली होती है। तो कोने पर मोटी कौन सी थी? कोलेन कायमा। और कोने पर नुकीली कौन सी है? तो स्क्लेरेन कायमा। तो मरी हुई है, लंबी है और कोने पर नुकीली है, तो बोल देना है स्क्लेरेन कायमा। क्या बोल देना है? स्क्लेरेन कायमा। यही कि एग्जाम में पूछा जाता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। भैया ये सूख गई है। क्या हुआ? इसको सूख गई है। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, जिसकी खोज पुरकेंजे ने की थी, ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता, इसका प्रोटोप्लाज्म भी सूख जाता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य इसके अंदर नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से यदि कठिन से कठिन पेपर बनता है, पेपर यदि आपका कठिन से कठिन भी आता है, तो उसके अंदर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से पादप ऊतक के अंदर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नहीं होता। तो भैया जो मर चुका है उसके अंदर जीव द्रव्य होगा क्या? नहीं होगा। तो मृत कोशिका किसकी होती है? तो स्क्लेरेन कायमा की होती है। जीव द्रव्य किसमें नहीं मिलता है? तो स्क्लेरेन कायमा में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलता है। इसकी कोशिका भित्ति मैंने आपको बताया था सभी की सेलुलोज से बनेगी, पौधों के ऊतकों की। लेकिन स्क्लेरेन कायमा की यदि बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति, सेल वाल की बात करें तो लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। तो स्क्लेरेन कायमा के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दो, उसके अंदर यदि पादप ऊतक से प्रश्न आते हैं तो यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई कोशिका भित्ति की यदि बात की जाए कि सेल वॉल स्क्लेरेन कायमा की कैसी होती है, किसकी बनी होती है, तो लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है, जिसके कारण क्या होती है? मोटी हो जाती है। ठीक है, अब रेशे वाले, फाइबर वाले पौधों में प्रचुर मात्रा में होता है। तो भैया आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशे वाले पौधे, फाइबर वाले पौधों में कौन सा ऊतक मिलेगा? तो स्क्लेरेन कायमा मिलेगा। जैसे हमारा नारियल, नारियल सभी ने देखा, भारत में रहते तो नारियल देखा ही होगा। ठीक है, तो रेशे वाले पौधे, फाइबर वाले पौधों में कौन सा ऊतक मिलेगा? तो फाइबर वाले पौधे, रेशे वाले पौधों में, जैसे नारियल में, तो स्क्लेरेन कायमा मिलेगा। क्या मिलेगा उसमें? स्क्लेरेन कायमा मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा।
पौधों को ये भी यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आंतरिक भागों की रक्षा करता है, बिल्कुल करता है। आप खुद ही देखो ना, बाहर जो छाल रहेगी, आप उसके ऊपर कुछ भी पत्थर वगैरह मारो तो पौधे को चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी, वो छाल बचा लेती है। पहली बात तो कड़क होती है, इसलिए उसको बचा लेगी। तो पौधों के जो आंतरिक भाग होते हैं उसकी रक्षा कौन करेगा? तो ये करेगा स्क्लेरेनकाइमा। कौन करेगा? स्क्लेरेनकाइमा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है कि रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो रक्षात्मक ऊतक के रूप में कौन काम करता है? तो ये हमारा काम करता है स्क्लेरेनकाइमा। रक्षात्मक ऊतक के रूप में कौन काम करता है? तो स्क्लेरेनकाइमा काम करता है। अब इसका रिवीजन करेंगे। कोशिकाएं मरी हुई रहती है और दोनों सिरों पर नुकीली होती है, तो किसमें होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा में होती है। किसमें होती है? स्क्लेरेनकाइमा में होती है। क्या इसमें जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म होता है क्या? तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नहीं होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल वाल क्या सेलुलोज की बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। मेरे साथ में बोलना भी है आपको। रेशे वाले पौधे, फाइबर वाले पौधों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? जैसे नारियल, तो नारियल में स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा। क्या मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा। पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, बिल्कुल देता है, ठीक है। पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा कौन करेगा? तो स्क्लेरेनकाइमा करेगा। रक्षात्मक ऊतक भी बोलते हैं क्या इसको? तो इसको बोलते हैं रक्षात्मक ऊतक। तो आपको चीजें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इसका दूसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जटिल ऊतक। तो ये दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सिंपल वाले एक प्रकार की कोशिकाओं से और कॉम्प्लेक्स वाले दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलेंगे। अब देखो, कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं जाइलम। क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम। में हमने शुरुआत में भी डायग्राम में देखा था। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल, वेस्क्युलर बंडल का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संवहन बंडल होता है, यही कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो संवहन बंडल होता है ये कौन मिलकर बनाता है? तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। तो संवहन बंडल, यदि ये शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको बताना है कि भाई जाइलम प्लस फ्लोएम संवहन बंडल बराबर संवहन बंडल, ठीक है। इन दोनों को संवहन ऊतक, वेस्क्युलर टिश्यू भी कहते हैं। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि भाई जो संवहन ऊतक होते हैं, वेस्क्युलर टिश्यू होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? संवहन ऊतक भी कहते हैं, वेस्क्युलर टिश्यू भी कहते हैं, और संवहन मंडल भी जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाइलम के बारे में बात करते हैं। जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। जाइलम किस में पाया जाता है? जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, चालन ऊतक भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि कंडक्टिंग टिश्यू किसको बोलेंगे? तो कंडक्टिंग टिश्यू, चालन ऊतक जाइलम को बोलेंगे। कंडक्टिंग टिश्यू किसको बोलेंगे? जाइलम को बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कंडक्टिंग टिश्यू किसको कहेंगे? तो जाइलम को कहेंगे। किसको कहेंगे? जाइलम को कहेंगे। क्या कहेंगे? चालन ऊतक या कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम को कहते हैं। जल और खनिज लवणों को ऊपर ले जाता है, ठीक है। क्यों ले जाता है? क्योंकि ऊपर प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, वहां पर पौधा अपना भोजन बनाएगा, इसलिए पौधे को जल लगेगा और खनिज लवण लगेंगे। तो जल और खनिज लवण को ऊपर कौन ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है। जब भी आपको बोले जाइलम तो आपको साथ नीचे से ऊपर जाना है। क्या करना है? जाइलम तो नीचे से ऊपर जाइलम। कहाँ जाइलम? नीचे से ऊपर जाइलम। तो जाइलम बोले तो नीचे से ऊपर आना है। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जाइलम बोले तो नीचे से ऊपर आना है, ठीक है। जल और खनिज लवणों को ऊपर कौन ले जाएगा? नीचे से, तो जाइलम ले जाएगा। जाइलम को कंडक्टिंग टिश्यू बोलेंगे, चालन ऊतक बोलेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। इसे लकड़ी भी बोल देते हैं, काष्ठ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको वुड भी बोल देते हैं। प्राय इसको क्या कह देते हैं? काष्ठ बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि जो वुड बोल देते हैं, काष्ठ बोल देते हैं, तो जाइलम को ही बोलते हैं। जाइलम के वार्षिक वलय, मतलब जो रिंग होती है, को गिनकर पौधे की आयु का पता लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पौधे की आयु का पता लगाते हैं रिंग्स को गिन के, तो किसके ऊपर रहता है? जाइलम के ऊपर रहता है कि फ्लोएम के ऊपर रहता है? तो जो रिंग होते हैं ना, वो जाइलम के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? जाइलम के ऊपर होते हैं। तो पौधे की आयु जब भी कैलकुलेट की जाती है
तो उसके ऊपर जो रिंग होते हैं, वलय होते हैं, उसके आधार पे कैलकुलेट की जाती है। तो वलय जो रिंग होते हैं किसके ऊपर होते हैं, जाइलम के ऊपर होते हैं। और आयु पता लगाने को क्या बोलते हैं, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आयु का जो पता लगाने का विज्ञान है पौधे की आयु, तो इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगला है भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको संग्रहित करता है कौन, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा करता है वो, तो जाइलम पेरेन्काइमा भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है। ये 4 प्रकार की सेल से मिलकर बनता है, वो सेल एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। तो फ्लोएम ये एक जीवित रचना है। फ्लोएम भी कैसी है, जीवित रचना है। भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम का काम क्या है कि जो पौधे में जो भोजन है उसको विभिन्न जगह पर पहुंचाएगा। तो डब्बे वाला है, कौन है फ्लोएम, डब्बे वाला है, ठीक है। 4 प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। तो ये आपका यहाँ पर प्लांट का जो ऊतक होता है, प्लांट टिश्यू होते हैं, पादप ऊतक होते हैं, यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं। तो आपको वीडियो देखकर ऐसा लगा है कि आपको वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में अपने हिसाब से जो लिखना चाहते हैं वो भी लिखे, जो नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो देखने के बाद यदि कुछ ना कुछ लगता है कि मेरा फायदा हुआ, तो कमेंट में अपना जो व्यक्त अपने अंदर की जो बातें उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।